आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम के, और साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत हम 21 जून से 27 जून के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अप्रैल माह के बाद यह हमारा और आपका पहला संवाद है, जिसके पीछे कुछ कारण रहे हैं कि क्यों मैं आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो पाया हूं। आप सबको पता है कि कोरोना की दूसरी वेव ने भारत में एक प्रकार से देखें तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, और कोरोना की दूसरी वेव की चपेट में आपके संस्थान भी आ गया, और संस्थान के ज़्यादातर अधिक जो अध्यापक थे, जो अध्यापन कार्य करने वाले लोग थे, ज़्यादातर लोग जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते आपकी कक्षाएं प्रभावित हुई थी। संस्थान में बहुत सारे ऐसे अध्यापक भी हैं जिन्होंने अपने जनों को, अपने परिजनों को खोया है। तो निश्चित रूप से कोरोना की ये दूसरी लहर संस्थान के लिए घातक रही है, संस्थान को काफ़ी हानि इससे हुई है। इसकी चर्चा हमने पूर्व की वीडियो में किया है, तो ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें ना करते हुए आज के हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और आपको बता दूं कि अब आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से मिलने लगेंगी, क्योंकि अपने गृह जनपद से मैं आप सबके लिए कक्षाएं लेकर आ रहा हूं। अभी तक मैं संस्थान में उपस्थित नहीं हो पाया हूं, जिसके चलते आपको वाइट बोर्ड पर कक्षाएं मिलेंगी। लेकिन करंट अफेयर्स की बात है तो आप करंट अफेयर्स वाइट बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। एमपी स्पेशल की बात है उसको भी आप वाइट बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। तो जिन कक्षाओं को आसानी से आप वाइट बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपको निरंतर अभी अगले महीने तक मिलती रहेंगी। अगस्त माह तक, हो सकता है जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं संस्थान पहुंच जाऊं, तो वहां से आपको डिजिटल बोर्ड पर कक्षाएं मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 21 जून से 27 जून के करंट अफेयर्स को। और सबसे महत्वपूर्ण तिथि है 21 जून। 21 जून क्यों महत्वपूर्ण तिथि है? क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है इस दिन। क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस। और आप जानते हैं कि विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। भारत में कौन सी संस्था मनाती है विश्व योग दिवस से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, भारत में किस संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो आपको बता दें, भारत में जो आपकी संस्था है वो है आयुष मंत्रालय। किसके द्वारा है? आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय भारत में विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम को आयोजित कराता है। वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, सुचारू रूप से संचालित किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है आयुष मंत्रालय, एक शब्द आया है यूनाइटेड नेशन। दोनों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, जब कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका एक विषय होता है, वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस बार विश्व योग दिवस पर जो 21 जून को कार्यक्रम हुए, तो उस दौरान विषय क्या था? इस बार के विश्व योग दिवस का विषय क्या था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो विषय था योगा फॉर वेलनेस। क्या था? योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया 21 जून को। नारा क्या था? योग से सहयोग तक। योग से सहयोग तक। ठीक है, योग और योगा में अंतर नहीं है। इंग्लिश में हम योग को योगा लिखते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं हिंदी में भी योगा आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उस पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो योग से सहयोग तक ये नारा भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया, और इस बार की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। ये आप सबको पता होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की। जैसे हमने देखा आयुष, तो जैसे हम आयुष का नाम लेते हैं AYUSH, इनमें प्रत्येक शब्द 5 शब्द दिए हुए हैं, इनके अलग अलग मीनिंग है। जैसे A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। अब इनमें से जो शब्द मैंने आपको बताए, ये अलग अलग मेडिसिन हैं। जैसे आयुर्वेद की मेडिसिन होती है, फिर यूनानी मेडिसिन होती है, योगा एंड नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा से भी लोगों का इलाज किया जाता है, सिद्धा भी एक मेडिसिन है और होम्योपैथी भी एक मेडिसिन है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है आज का?
आपके लिए आज का होमवर्क है कि जैसे हमने बोला आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, यूनानी डे कब मनाया जाता है, यूनानी मेडिसिन का डे कब मनाया जाता है, सिद्धा कब मनाया जाता है, सिद्धा डे कब मनाया जाता है, और होम्योपैथिक डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ही आसान है, कई बार मैंने आपको बताया है, इसलिए ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। साथ ही साथ यदि इनमें से किसी के भी फादर का नाम पता, जैसे फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ होम्योपैथी, तो पता होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में इंगित करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ये बताया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दूसरा हमने संस्था देखा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन से हमें क्या याद आना चाहिए, इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी विधिवत होंगी और करंट अफेयर्स से आपका जीके भी तैयार होगा। यूनाइटेड नेशन से क्या याद आना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो महासचिव होते हैं, ठीक है, वो हैं एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और एंटोनियो गुटेरस का पहला कार्यकाल समाप्त होने वाला है और इनको दूसरा कार्यकाल भी मिल गया है। दूसरा कार्यकाल इनका जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2026 तक रहेगा। मतलब 2026 तक आप इतना याद रखिए कि यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुख हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस, इनको दूसरा कार्यकाल मिला है। अब यहीं पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, यदि कभी कथन में एक लाइन में पूछा जाए कि क्या यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुख होते हैं उनको दूसरा कार्यकाल दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, दिया जा सकता है। कैसे? क्योंकि एंटोनियो गुटेरस को दिया गया है। अब एक चीज़ यहीं पर आपको और समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है कि जो एंटोनियो गुटेरस को दूसरा कार्यकाल दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में एक होती है सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में जो देश शामिल होते हैं उनके द्वारा नामों की संस्तुति दी जाती है और इन्हीं नामों की जो संस्तुति होती है इनको UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जिसके बाद उनको जिसके भी नाम की स्वीकृति होती है उसको अस्थायी कार्यकाल मिलता है। तो कौन नाम देता है? सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा सिर्फ और सिर्फ उस नाम की स्वीकृति देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, क्योंकि योग की बात हो रही है और आप जानते हैं कि 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव लाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे आपको याद रखना है HR नागेंद्र कमेटी। HR नागेंद्र कमेटी क्यों याद रखना है? क्योंकि HR नागेंद्र कमेटी है जिसके माध्यम से भारत में योग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मतलब भारत में योग के प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है वो HR नागेंद्र कमेटी को दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है यदि 21 जून से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन में कुछ भाषाएं हैं। तो कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अरबिक, स्पेनिश, फ्रांसीस, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, अरबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज और रशियन, ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशन की, ये पता होना चाहिए। 6 आपको नहीं पता है तो ये संख्या अवश्य पता होना चाहिए कि 6 आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र में हैं। यदि इतनी जानकारी आपको है तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब हमने यूनाइटेड नेशन देखा, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। और जैसे ही बात न्यूयॉर्क की आती है, आपको याद आना चाहिए अभी हाल ही में 21वां न्यूयॉर्क में जो फिल्म फेस्टिवल होता है भारत से संबंधित, जिसको बोलते हैं न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ये आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण? 21वां संस्करण। और इसमें जो बेस्ट मूवी, बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म चुनी गई उसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है अहिंसा गांधी, अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस। ठीक है, ये मूवी है अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस। इसको न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया।
इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से, इस टॉपिक से होनी चाहिए। और जैसे ही हमने बात किया फिल्मों की, तो फिल्मों में भाई एक्ट्रेस तो होती ही हैं, और जैसे हमने बात किया एक्ट्रेस की, तो एक नाम आपको याद आना चाहिए, ताहिरा कश्यप। क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि इनके द्वारा, ये एक मॉडल हैं और अभिनेत्री हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। पुस्तक क्या है? द सेवन सिंस SINS ऑफ बीइंग ए मदर, क्या है? द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। ये पुस्तक लिखी गई है ताहिरा कश्यप द्वारा, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उनके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से वो मजे हुए हैं, उनको चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दें, इसी तरह से मेरा करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका है, लिंकिंग के माध्यम से, कि आप एक टॉपिक से दूसरे पे, दूसरे को तीसरे से आप लिंक कर सकें। तो आपको बता दें कुछ और पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे व्हाट्सएप विद मी, ये एक पुस्तक है और ये लिखी गई है टिस्का चोपड़ा द्वारा। व्हाट्सएप विद मी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुपरी पालन, और सुपरी पालन जो पुस्तक है लिखा है शैलेंद्र जोशी ने। और एक तीसरी पुस्तक आती है सनातन, बहुत ही महत्वपूर्ण है सनातन, और सनातन पुस्तक को लिखा है शरद कुमार लिम्बाले। और शरद कुमार लिम्बाले एक मराठी लेखक हैं, और आपको बता दें कि जो इनकी एक पुस्तक है सनातन, इसी पुस्तक के लिए शरद कुमार लिम्बाले को सरस्वती पुरस्कार भी दिया गया। सरस्वती पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। किस पुस्तक के लिए? सनातन के लिए। लेखक कौन है? शरद कुमार लिम्बाले। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको सरस्वती सम्मान मिला है। इसके बाद एक पुस्तक है वाइल्ड एंड विलफुल, और वाइल्ड एंड विलफुल को लिखा है नेहा सिन्हा ने। इसके बाद पुस्तक आती है नेम्स ऑफ द ओमेन, और ये पुस्तक लिखा है जीत थाइल ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो सप्ताह भर में चर्चा में थी, तो उनकी चर्चा मैंने यहाँ पे कर दिया है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। हमने 21 जून से प्रारंभ किया। 21 जून में हमने देखा कि किस प्रकार से विश्व योग दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या है, किस संस्था द्वारा मनाया जाता है, इन सब की चर्चा करते हुए हमने कुछ पुस्तकों की भी चर्चा किया है। अब दूसरा जो आपका टॉपिक है वो आता है प्रदूषण नियंत्रण पोत से संबंधित। प्रदूषण नियंत्रण पोत से संबंधित चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में तटरक्षक बलों के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी, आप कह सकते हैं एक कंपनी से समझौता किया है, और उस कंपनी का नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाने के लिए समझौता किया है। तो आपको क्या याद रखना है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है, और रक्षा मंत्रालय ये जहाज किसको देगा? ये भारतीय तटरक्षक बल को देगा। किसको? भारतीय तटरक्षक बल को ये देगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही बात किया हमने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की, तो आपको पता होना चाहिए भारत में कई सारे शिपयार्ड हैं। जैसे एक आपका आता है हिंदुस्तान शिपयार्ड। दूसरा आपका आता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसके बाद आपका आता है मझगांव
मझगांव डॉकयार्ड। इसके बाद एक चर्चा में आता है अलंग शिपयार्ड। अलंग शिपयार्ड। अब परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? परीक्षा में सिर्फ इनके नाम देके पूछा जा सकता है कि कौन सा किस स्थान पे है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड आपको देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम में, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। मझगांव डॉकयार्ड आपको मझगांव मुंबई में देखने को मिलेगा। इसके बाद अलंग शिपयार्ड है, अलंग शिपयार्ड आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, भावनगर गुजरात। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है अलंग, क्योंकि भारत का एकमात्र और विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ शिपयार्ड हैं जहां पर जहाज़ों को नष्ट किया जाता है, उनमें प्रमुख स्थान रखता है अलंग। तो बाकी के जो 4 हैं, चाहे गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान, गार्डन रीच, मझगांव, इन सब में क्या होता है, जहाज़ों को बनाया जाता है और जो पुराने जहाज़ हो जाते हैं उनको जो नष्ट किया जाता है वो किया जाता है अलंग शिपयार्ड में किया जाता है। तो याद रखिएगा अलंग शिपयार्ड इनमें से अलग है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है, चारों का नाम देके पूछ सकता है कि इनमें से जो अलग है उस पर टिक करें, इनमें से अलग जो हैं उस पर चिन्हित करें। तो अलग किस प्रकार से है कि अलंग शिपयार्ड है, यहाँ पे नष्ट किया जाता है, बाकी के जो शिपयार्ड हैं वहाँ पर बनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शिपयार्ड की, हम बात कर रहे हैं तट रक्षक बल की, हम बात कर रहे हैं नौसेना की, हम बात कर रहे हैं रक्षा मंत्रालय की। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अभी हमने पढ़ा 21 जून को मनाया गया विश्व योगा दिवस, तो इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है जिसको बोलते हैं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, हाइड्रोग्राफी दिवस। और जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस होता है इसका उद्देश्य होता है, आपको बता दें, हाइड्रोग्राफी का मतलब हो गया जो जहाज़ें आप जानते हैं समुद्र में व्यापार भी हम करते हैं, रक्षा से संबंधित जहाज़ें हमारी चलती रहती हैं नौसेना की, तो उनके लिए जो मार्ग निर्धारित करता है, उनके मार्ग का जो चुनाव करता है, कौन बताता है कि इस मार्ग से आप जा सकते हैं, मार्ग को जो चिन्हित करता है वो है हाइड्रोग्राफी विभाग। और इसीलिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है कि जो लोग, जो संस्थाएं जहाज़ों के मार्ग को चिन्हित करने के लिए काम कर रही हैं उनको भी याद किया जाए। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोग्राफी से आप याद कर सकते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोग्राफी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बहुत सारे भारत में हैं जो चर्चा में हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, पहला डगमारा, डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और जो डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये आपके सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। और सुपौल कहाँ है? सुपौल है बिहार में। तो याद रखना है कि डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बिहार में है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा आपको याद रखना है रटले, RATLA, रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और जो रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर ये हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण आपका आता है लोअर अरुण। लोअर अरुण जो हमारा है ये हम बना तो रहे हैं नेपाल में, लेकिन कौन बना रहा है? भारत सरकार बना रही है। इसके बाद आपका अगला महत्वपूर्ण आता है उमनगोट। उमनगोट जो है ये आपका 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है जो महत्वपूर्ण है वो है बेहत्यान, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बेहत्यान। और जो स्पेलिंग हम बता दें BAIHETAN, ठीक है, बेहत्यान। और जो बेहत्यान है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या है? ये बन तो रहा है चाइना में, चीन बना रहा है। और चीन बना रहा है तो महत्वपूर्ण क्यों है आपको बता दें कि चीन बना रहा है। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है क्योंकि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो है बेहत्यान जल विद्युत परियोजना। और कहाँ पे बन रही है? चीन में बन रही है। और यदि हम बात करें कि विश्व की पहली सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वह है थ्री गॉर्जियस डैम, थ्री गॉर्जियस
डैम। थ्री गॉर्जियस डैम ये विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, यह भी चीन में है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है जिसको बोलते हैं बेहतियान प्रोजेक्ट, और बेहतियान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आपको चीन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आया कि विश्व की जो दो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो कहाँ से संदर्भित हैं, चीन से संदर्भित हैं। और ये दोनों का नाम क्या है, बेहतियान और थ्री गॉर्जियस डैम। तो कभी कभी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जो डैम हैं, वहाँ से संदर्भित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। इस सप्ताह का अगला टॉपिक क्या है, इस सप्ताह में क्या और महत्वपूर्ण रहा है आप सबके लिए, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चले बढ़ते हैं आगे और तीसरा टॉपिक देखते हैं। अभी तक हमने दो टॉपिक देखा है और दो टॉपिक से जुड़े हुए मुद्दों को भी हमने देखा है। ठीक है, चले अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। और आपका अगला टॉपिक आपका आता है, एक अभ्यास अभी पर हुआ है जिसको बोलते हैं इन यूई नेव4। अभ्यास का नाम है इन EU नेव4। इन EU नेव4 जो अभ्यास है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जैसे नाम से ही स्पष्ट है इन EU, तो इंडिया, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इंडिया के साथ साथ यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है, EU यूरोपियन यूनियन की चर्चा हो रही है। तो शायद आप सब में से कई लोगों ने सुना होगा, यदि सुना है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए बिना जवाब सुने कि ये अभ्यास कहाँ पर हुआ है और किन देशों के बीच हुआ है। इन EU नेव4 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है ये आपको बताना है। तो चलिए बताएं, इनमें से इन EU नेव4 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है। नेवल एक्सरसाइज है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं इन EU नेव4। ये एक्सरसाइज है, इसके बारे में आपको जानना है। आपको बता दें कि इसमें भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस चार देशों ने भाग लिया। किसने, भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस, चार देशों ने इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी प्रश्न बन जाए कि इन EU नेव4 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया, तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस के बीच। अब यहाँ पे सैन्य अभ्यास की बात हो रही है तो कुछ सैन्य अभ्यास आपको पता होना चाहिए, जैसे शिलिनेक्स, इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। शिलिनेक्स जो सैन्य अभ्यास है ये श्रीलंका और भारत के बीच होता है। दूसरा आपको याद आना चाहिए बोंगो सागर जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, तीसरा है जिमेक्स जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच है। इसके बाद आता है नसीम अल बहर जो सैन्य अभ्यास है ये आपका होता है ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच। इसके बाद आता है जैर अल बहर, और जैर अल बहर जो सैन्य अभ्यास है ये कतर के साथ होता है। ठीक है, और इंद्र अभ्यास हम करते हैं रूस के साथ। समुद्र शक्ति अभ्यास हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं। इसके बाद एक सैन्य अभ्यास है सिम्बेक्स, और सिम्बेक्स जो सैन्य अभ्यास है ये हम सिंगापुर के साथ करते हैं। तो इतने सैन्य अभ्यास आपको पता होना चाहिए। आगे के लिए बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतने इन दिनों चर्चा में हैं इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम सैन्य अभ्यास की बात करें तो उन्हीं सैन्य अभ्यास को हमें याद रखना है जो विगत एक वर्षों में हुए हैं या संबंधित देश के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, तो उसके साथ यदि हम कोई सैन्य अभ्यास करते हैं तो वो भी हमें याद होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है।
ठीक है, सैन्य अभ्यास हमने कवर कर लिया। सैन्य अभ्यास हमें पता होना चाहिए। सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम है, सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि एक सैन्य अभ्यास कि हम मालाबार किसके साथ करते हैं, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मालाबार सैन्य अभ्यास भारत किन देशों के साथ करता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे हम बात कर रहे थे सैन्य अभ्यास की, हम बात कर रहे थे इंडियन नेवी की, तो इसी के साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे अभी हाल ही में दिए गए हैं फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन। फ्लीट अवार्ड फंक्शन अभी हाल ही में हुए हैं, और फ्लीट अवार्ड फंक्शन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि फ्लीट अवार्ड जो फंक्शन है इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। जैसे कैपिटल शिप के बीच पूर्वी बेड़े का जो सबसे बेहतरीन जहाज़ है उसका चुनाव किया गया। तो पूर्वी बेड़े का सबसे बेहतरीन जहाज़ इंडियन नेवी का कौन सा है? INS सह्याद्री। याद रख लीजिएगा, INS सह्याद्री पूर्वी बेड़े का इंडियन नेवी का सबसे सर्वश्रेष्ठ जहाज़ है। और छोटे जहाज़ों की यदि हम बात करें, इस छोटे जहाज़ों में सबसे बेहतरीन कौन से हैं, तो ये एक है INS किल्तन और INS खुकरी। ठीक है, INS किल्तन और INS खुकरी ये छोटे जहाज़ों में सर्वश्रेष्ठ जहाज़ हैं, और INS सह्याद्री पूर्वी बेड़े का सबसे बेहतरीन जहाज़ है। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी यदि है तो निश्चित रूप से कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, चलो तो साथ साथ इसको क्रमवार नोट करते जाइएगा। नोट कैसे करना है कि यदि नेवल से जुड़ा हुआ कुछ है, यदि सेना से जुड़ा हुआ कुछ है तो उसको एक जगह नोट करिए। राज्य से संबंधित घटनाक्रम है तो उसको एक जगह राज्यवार नोट करिए। यदि मंत्रालय से संबंधित घटनाक्रम है तो उसको अलग नोट करिए। यदि आप एक ही में नोट कर लेते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। जब आपको रिवीजन करना होगा तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगला आपका है आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना, आशीर्वाद योजना क्या है? सबसे पहले तो आशीर्वाद योजना आप जानते हैं कि कोविड महामारी में पूरे भारत में यदि हम देखें सेकेंड वेव ने बहुत तबाही मचाई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड में, ऐसे बच्चों के लिए उड़ीसा राज्य सरकार योजना लेकर आई है। योजना क्या है उड़ीसा राज्य सरकार की? कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसने कोविड महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है तो उसको 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यदि बच्चा ऐसा है जिसके माता या पिता में से किसी एक की डेथ हुई है कोविड महामारी में, तो उसको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये आपकी आशीर्वाद योजना है। किसकी योजना है? उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही बात हम करते हैं उड़ीसा की, आप जानते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, और आपको बता दें भुवनेश्वर में यदि हम देखें उड़ीसा में ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे सिमरीपाल नेशनल पार्क। सिमरीपाल के बाद आपका आता है भीतनकनिका नेशनल पार्क। भीतनकनिका के बाद आपका आता है तिकारपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तिकारपाड़ा के बाद आपका आता है चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिल्का के बाद आता है सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमरीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तिकारपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें से महत्वपूर्ण क्या है? इसमें से महत्वपूर्ण है चिल्का, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप चिल्का झील भी पढ़ते होंगे उड़ीसा में, और अगर चिल्का झील पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें और भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि उड़ीसा के जो आपका चिल्का से संबंधित क्षेत्र है, जो गाहिर माथा वाला क्षेत्र है, गाहिर माथा बीच जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, या ऋषिकुल्या नदी आपको देखने को मिलती है, इन क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार के टर्टल कछुए पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं आप? ओलिड रिडले कछुए। जो सबसे छोटे कछुए होते हैं
रिडले कछुए आपको पाए जाते हैं कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गाहिरमाथा और ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर देखने को मिलते हैं, चिल्का झील के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि जैसे हमने बात किया कछुओं की, तो कछुओं से संबंधित चर्चा इस सप्ताह हुई है। क्या चर्चा हुई है? कि एक मंदिर है जिसको बोलते हैं हैग्रीव, याद रखिएगा, हैग्रीव माधव मंदिर, हैग्रीव माधव मंदिर। और जो हैग्रीव माधव मंदिर है ये आपको देखने को मिलेगा असम में। कहाँ पे? असम में। हैग्रीव माधव मंदिर जो समिति है, क्योंकि मंदिर तो असम में है, तो इसकी समिति ने फैसला क्या लिया है कि एक कछुआ होता है जिसको बोलते हैं काला सॉफ्ट सेल कछुआ, सॉफ्ट सेल कछुआ। तो काला सॉफ्ट सेल जो कछुआ है उसको हैग्रीव माधव मंदिर ने संरक्षित करने का फैसला लिया है कि हम काला सॉफ्ट सेल कछुए को संरक्षित करेंगे। किसने कहा है? हैग्रीव माधव मंदिर ने। और हैग्रीव माधव मंदिर कहाँ पे है? असम में है। आपको बता दें कि जो काला सॉफ्ट सेल कछुआ है ये IUCN की जो लिस्ट है उसमें क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है, CE कैटेगरी के अंतर्गत आता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिजिटल योजनाओं की, कौशल योजनाओं की हम बात करने वाले हैं और विस्तार से उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राज्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राज्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। राज्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है आपको बता दें। उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। क्या है? उच्च शिक्षा में डिजिटल, आप सोच लीजिए, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लाई है कर्नाटक राज्य सरकार, जिसको आप कहते हैं राज्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो राज्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कौन लेकर आया है? कर्नाटक ने। उद्देश्य क्या है इसका? उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कर्नाटक राज्य सरकार डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर कर रही है। इन्होंने भी पूर्व में बताया था कि 1.55 लाख बच्चों को ये टैबलेट बांटेंगे। इन्होंने बताया था कि 2500 स्मार्ट क्लासरूम ये बनवाएंगे पूरे प्रदेश में। तो डिजिटल लर्निंग की तरफ, डिजिटल एजुकेशन की तरफ कर्नाटक राज्य सरकार का जोर है और लगातार इस क्षेत्र विशेष में ये कार्य कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं लर्निंग की, तो इसी से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं जो इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। जैसे जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, क्या जनजातीय मामलों का मंत्रालय, अर्जुन मुंडा इसके मंत्री हैं। जनजातीय मामलों का मंत्रालय, तो जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है इसने NCERT, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने NCERT से क्षमता निर्माण के लिए समझौता किया है। जनजातीय बच्चों के बीच, जनजातीय क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए समझौता किसने किया है? NCERT ने। किससे किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने NCERT से क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए समझौता किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने अभी हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कुछ पोर्टल भी जारी किए थे। कौन कौन से? जैसे आदि प्रशिक्षण पोर्टल, आदि प्रशिक्षण पोर्टल, इसके बाद श्रम शक्ति पोर्टल, इसके बाद स्वास्थ्य पोर्टल, इसके बाद इन्होंने वनवासी समागम का आयोजन किया था, वनवासी समागम। और जो वनवासी समागम था इसका जो आयोजन किया गया था ये सोनभद्र में किया गया था और इसमें भारतीय राष्ट्रपति ने भी भाग लिया था।
तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि बनवासी समागम 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया, सोनभद्र में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, और इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जो भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख भी हैं। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब पोर्टल में बताऊं तो पोर्टल का एक अलग पेज बना लीजिए और उस पर जितने भी पोर्टल हैं संबंधित मंत्रालय और उसका उद्देश्य क्या है वो आप नोट कर लिया करें। जैसे आज आपको क्या करना है कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय कौन कौन से पोर्टल, आदि प्रशिक्षण पोर्टल, श्रम शक्ति पोर्टल और स्वास्थ्य पोर्टल, ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्पोर्ट से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रमों को देखते हैं। इस समय यदि हम देखें तो गर्मी का प्रकोप पूरे भारत में लगातार अपने चरम पर है। पूरे भारत में गर्मी अपने चरम पर है और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि वनों की कटान तेज़ी से हो रहा है, उसी के चलते एक प्रकार से यदि हम कहें तो वैश्विक उष्णता के लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और उसी के चलते आने वाला जो समय है वो हमारा बहुत क्रिटिकल होगा यदि हम अभी से वृक्षारोपण के प्रति जागरूक नहीं हुए, यदि हम अभी से पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चलिए स्पोर्ट्स से जुड़े हुए घटनाक्रमों को हम देखते हैं अब। और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो घटनाक्रम हैं उनमें सबसे पहले एक नाम आता है, इस नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉरेल हर्बर्ड। लॉरेल हर्बर्ड, ये नाम आपको याद रखना है, लॉरेल हर्बर्ड। क्यों याद रखना है? क्योंकि लॉरेल हर्बर्ड जो हैं ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो एथलीट हैं उनका नाम है लॉरेल हर्बर्ड, और ये कहाँ की हैं? ये न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, तो पहली एथलीट जो आपको याद रखना है, पहली एथलीट जो ट्रांसजेंडर हैं उनका नाम है लॉरेल हर्बर्ड। किस देश की हैं? न्यूजीलैंड की हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, आप जानते हैं वेलिंगटन इनकी राजधानी है, और इन दिनों न्यूजीलैंड तो चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में भारत को हराया है। भारत को हराया है किसमें? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को हराया है, तो निश्चित रूप से इस समय ये देश काफ़ी चर्चा में है। न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें न्यूजीलैंड में एक घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं कैंटबरी। तो ये भी आपको याद रखना है कि कैंटबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कैंटबरी घास के मैदान आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या याद रखना है करंट अफेयर्स में? पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई है अभी हाल ही में, पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी प्रतियोगिता। और जो पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई है इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में जो स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है रूबीना फ्रांसिस। रूबीना फ्रांसिस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रूबीना फ्रांसिस किस खेल से जुड़ी हुई हैं? निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं, एयर पिस्टल की निशानेबाज हैं, और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई ये कहाँ पे संपन्न हुई, तो आपको बता दें ये पेरू में संपन्न हुई। पेरू की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और दक्षिण अमेरिका का एक देश है ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपको पता होगा एक आप वेरिएंट सुन रहे होंगे जिसका नाम है लैम्डा। कोविड का एक नया वेरिएंट आया है जिसको बोलते हैं लैम्डा वेरिएंट, और जो लैम्डा वेरिएंट है ये इसकी जो ओरिजिन है कहाँ पे देखा गया? पेरू में देखा गया। जैसे भारत के भी 2 कोविड वायरस, 2 आपके देखते हैं 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, एक है कापा और एक है डेल्टा। तो ये जैसे कॉपा और डेल्टा वेरिएंट भारत में देखने को मिले, कोविड के नए स्ट्रेन भारत में देखने को मिले, इसी प्रकार से पेरू में भी एक नया स्ट्रेन देखने को मिला जिसको बोलते हैं लैम्डा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की। क्यों हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक अभी प्रस्तावित है। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में चौथा देश एक बना है जिसके आप कह लीजिए खिलाड़ियों को भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग जो प्रतियोगिता होती है उसमें बैन किया गया है। तो अभी तक 4 देशों के
खिलाड़ियों को आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से रोका गया है। कौन कौन से देश हैं? इन देशों की यदि हम बात करें तो पहला देश था इजिप्ट, दूसरा देश था मलेशिया, तीसरा देश था थाईलैंड और जो अभी चौथा देश बना है वो है रोमानिया। तो अब 4 देश ऐसे हैं जिनके वेट लिफ्टर अब ओलंपिक में नहीं जा सकेंगे। सिर्फ एक प्रतियोगिता के लिए जो भारोत्तोलन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं वो अब प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं इन 4 देशों के। तो ये 4 देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। और आप जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा जो मादक द्रव्यों का प्रयोग या अवैध नशीली दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए खिलाड़ी ही करते हैं। और अब एक बार फिर से 4 देश आगामी ओलंपिक के लिए बैन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। जैसे AIBA एक संगठन है, AIBA ये बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो है द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो कोच पैनल होता है, जो यहाँ के कोच कमेटी होती है, कोच कमेटी की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी हैं। इस कोच कमेटी में जगह बनाने वाली पहली जो भारतीय महिला हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, तडांग मीनू। तडांग मीनू, तडांग मीनू क्या है? तडांग मीनू AIBI कोच पैनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। AIBI का फुल फॉर्म हमने बताया, अभी हमने आपको इसका फुल फॉर्म बताया, द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में की जो कोच पैनल है, कोच पैनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला हैं तडांग मीनू। और तडांग मीनू कहाँ से संदर्भित हैं? ये संबंधित हैं अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। और आपको बता दें, जैसे ही बात अरुणाचल प्रदेश की आती है आपको पता होना चाहिए बेनेडियम अभी तक भारत में नहीं मिलता था, ये धातु अभी तक भारत में नहीं मिलता था। पहली बार बेनेडियम की जो खोज है वो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में एक नया हवाई अड्डा भी बन रहा है जिसको बोलते हैं होलोंगी एयरपोर्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना भी है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और काफ़ी विवादित रही है, काफ़ी चर्चा में है, उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इतनी जानकारी जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए घटनाक्रम थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक फल है, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, जिसको बोलते हैं जापानी मियाजाकी। जापानी मियाजाकी ये इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, मध्य प्रदेश से संबंधित ये चर्चा में आया है। क्यों चर्चा में है, इन सब घटनाक्रमों को हम समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। मैंने फल का नाम बताया जापानी मियाजाकी। जापानी मियाजाकी जो फल है क्यों चर्चा में? पहली बात तो ये किस प्रकार का फल है? ये एक आम का फल है, जापान में उगाया जाने वाला एक आम का फल है। इसको मध्य प्रदेश के एक किसान जोड़े द्वारा, एक कृषक जोड़े द्वारा उगाया गया है। और ये जो फल है इसकी जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो 2.5 लाख पर किलोग्राम है। 2.5 लाख पर किलोग्राम इसकी कीमत है। मियाजाकी, जापानी मियाजाकी की आम की एक प्रजाति है, मध्य प्रदेश के एक कृषक जोड़े ने उगाया है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है, इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश के कृषक जोड़े ने उगाया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इतनी बेसिक जानकारी है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। अब कुछ अन्य चीज़ें हैं जो एमपी से संबंधित हैं, पता होना चाहिए। जैसे एमपी ने शुरू किया था युवा शक्ति योजना, युवा शक्ति योजना शुरू किया था। इसके बाद कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया था एमपी ने, ये भी आपको पता होना चाहिए, कोरोना मुक्त अभियान। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना भी शुरू की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। इसके बाद पंख अभियान शुरू किया था एमपी ने, पंख अभियान। एनीमिया मुक्त सूचकांक अभी हाल ही में आया है, एनीमिया मुक्त सूचकांक।
और एनीमिया मुक्त सूचकांक में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया मुक्त सूचकांक में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है वो है मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ है लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज रिपोर्ट की एक डेटा है, उसमें भी मतलब लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 चीज़ों में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, एक तो एनीमिया मुक्त सूचकांक और लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने में भी ये नंबर 1 है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतर ढंग से आप तक पहुंच रही होंगी और आप सबको भी इसमें आनंद आ रहा होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। जैसे भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। क्या? भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को 2030 तक हमें कृषि योग्य बनाना है। 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को 2030 तक हमें कृषि योग्य बनाना है। ये भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अंकटाड यूनाइटेड नेशन UNCCD इसमें क्या लक्ष्य रखा है भारत में? भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2.5 अरब टन कार्बन सिंक भारत जनरेट करेगा। कब तक? आने वाले 2030 तक। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत ने लक्ष्य कितना है? 2.5 अरब टन कार्बन सिंक जनरेट करने का भारत का लक्ष्य है। और भारत सरकार मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए काफ़ी प्रयासरत दिख रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसे बात करते हैं बंजर भूमि को दूसरे शब्दों में बोलते हैं मरुभूमि। मरुभूमि से आपको याद आना चाहिए मरुस्थल, कि वैश्विक स्तर पर कुछ मरुस्थल हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं। जैसे यदि हम पूछ लें आटाकामा, तो आटाकामा मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा चिली में। इसके बाद आपका आता है पैटागोनिया मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में। ठीक है, ये तो स्टैटिक जीके का विषय है लेकिन बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपका आता है नामीब मरुस्थल आपको नामीबिया और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है कालाहारी जो मरुस्थल है ये भी नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। इसके बाद आपका आता है सहारा मरुस्थल अफ्रीका के जो उत्तरी देश हैं उन सभी देशों में, लगभग 8 से 10 देशों में ये फैला हुआ है। तो सहारा मरुस्थल आपको पता होना चाहिए। थार मरुस्थल आपको भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इसके बाद सिम्पसन और गिब्सन मरुस्थल है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि भारत सरकार ने, जैसे अभी गन्ने से हम एथेनॉल का उत्पादन करते थे, अब हमने कसावा से भी एथेनॉल उत्पादन के लिए भी कार्य करना शुरू कर दिया है। मतलब भारत सरकार ने कसावा से भी एथेनॉल के उत्पादन को हरी झंडी दे दी है। तो अब कसावा और गन्ने दोनों से भारत में एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। अब एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे हम। बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसको आपको अच्छे से नोट भी करना है। रिपोर्ट जो भी हो उसको आपको एक जगह पे नोट करना है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। सबसे पहला प्रश्न यही आ जाता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। अंकटाड की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें आपको याद रखना है? याद रखना है कि इन्होंने बताया कि वर्ष 2020 कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी से दिसंबर, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से दिसंबर। तो वर्ष 2020 के कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा जो FDI का प्रवाह हुआ है वो USA में हुआ है। दूसरे स्थान पर है चाइना,
तीसरे स्थान पर है हांगकांग, चौथे स्थान पर है सिंगापुर और पाँचवें स्थान पर है इंडिया। मतलब कि 2020 के कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा एफडीआई का प्रवाह यूएसए में हुआ है और भारत 5वें स्थान पर एफडीआई के मामले में आता है। अब एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि यदि भारत 5वें स्थान पर है ठीक है, लेकिन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, तो भारत के गुजरात में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। ये आपको याद आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई गुजरात में आया, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में आया। यदि हम पूछ लें कि भारत में जो एफडीआई आया है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आया, तो वो है कंप्यूटिंग के क्षेत्र, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में आया। राज्य कौन सा है? गुजरात। किस क्षेत्र में आया? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आया, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हमने देखा कि गुजरात टॉप पर है, एफडीआई के मामले में गुजरात टॉप पर है, तो गुजरात से संबंधित एक योजना है जो आपको पता होना चाहिए। योजना क्या है? योजना का नाम है कृषि विविधीकरण योजना। कृषि विविधीकरण योजना। कृषि विविधीकरण योजना क्या है? कृषि विविधीकरण योजना जो है ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 जनजातीय ज़िले जो हैं गुजरात के, उन्हीं में चलाई जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो जनजातीय परिवार हैं उनमें 43 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम NPK और 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 50 किलोग्राम NPK, 43 किलोग्राम यूरिया मुफ्त में उन जनजातीय परिवारों को, उन जनजातीय कृषकों को दी जाएगी। किस योजना के अंतर्गत? कृषि विविधीकरण योजना के अंतर्गत गुजरात के 14 जनजातीय वाले क्षेत्रों में, 14 जनजातीय जनसंख्या रखने वाले प्रमुख जिलों में ये चलाई जा रही है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए, अब आज का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण है, एक पुरस्कार है, इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और देखते हैं लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार। लैंड फॉर लाइफ प्राइज, लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि ये यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया जाता है लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार। और ये दिया गया है श्याम सुंदर ज्ञानी को। किसको दिया गया? श्याम सुंदर ज्ञानी। श्याम सुंदर ज्ञानी जो हैं ये राजस्थान से संबंधित हैं। राजस्थान के ये एक जलवायु कार्यकर्ता हैं और इनकी पारिवारिक वानिकी के लिए, पारिवारिक वानिकी के लिए ये पुरस्कार श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया है, इसलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता है, प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हमने बात किया राजस्थान की, तो आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में 4था टाइगर रिजर्व बना है और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। नाम क्या है इसका? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो था ये अब राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व होगा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में शुरुआत किया गया था 1973 में शुरू किया गया था और आपको पता है कि 9 बाघ अभयारण्यों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ये काम करता है और टाइगर की निगरानी के लिए एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था M-STRIPS। M-STRIPS जो योजना थी ये टाइगर पर निगरानी के लिए थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो कक्षा थी उसका यहीं पर समापन होगा और अगले सोमवार को पुनः हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे और जो बीच का आपका करंट अफेयर्स पिछले 2 माह का छूटा हुआ है वो भी बहुत जल्द आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ाया गया है उसका बार बार रिवीजन करें और नियमित हमारे साथ बने रहें।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे जो भी पुराने छात्र आपके थे वो जुड़ जाएं, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और यदि अच्छा लगा हो, आप रेगुलर चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, एक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।